नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरीश क्लासेज में। इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होने वाला है वो प्राइमरी में होने वाला है। ठीक, तो आप जितना ज़्यादा मार्क लगाएंगे आपका नंबर उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो आप ज़्यादा मार्क अटेम्प्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पर 3 मॉक है डेली मिलेंगे। ठीक है, 3 मॉक हर रोज़, एक सुबह में, दोपहर में और एक शाम में। ठीक, 3 मॉक आप अटेंड कर पाएंगे यहाँ पे, और 10 मॉक जो है पहले से अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, आप उसे प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस मॉक का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से। हम इसमें सिर्फ जीके का क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग वाला कोई पोर्शन जो है उसे हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कि आप वो कर लेंगे, बाकी जीके सबसे महत्वपूर्ण है। जीके साइंस ये वाला पार्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम इसी में से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो गर्त आवास कहाँ पे मिला है, ये देखिए। ऑप्शन ए है पलवोए, बी है राड़ा घुंडी, सी है मेहरगढ़ और डी है बुर्जहोम। तो जो गर्त आवास मिले हैं कहाँ मिले हैं, बुर्जहोम में मिले हैं। बुर्जहोम में ये भी मिला है कि मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, तो गर्त आवास कहाँ मिले हैं, बुर्जहोम में। और बुर्जहोम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित एक हड़प्पाकालीन जो है प्रमुख स्थल है। ठीक है, हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल है बुर्जहोम। ठीक, अगला देखिए 52 नंबर। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थीं। ठीक है, कितनी महान शक्तियाँ या महाजनपद अस्तित्व में थी गौतम बुद्ध के जीवन काल में। ऑप्शन ए है 11, बी है 13, सी है 17 और डी है 16। तो कितनी थी, 16 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 16। ठीक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कौन कौन सी थी, ठीक है, वत्स, काशी, अंग, मगध, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेद, कुरु, मत्स्य, गांधार, अस्मक, सूरसेन, कंबोज। ये 16 महाजनपद थी। ठीक है, अगला देखिए। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। ठीक है, किसने, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने जो है रजिया सुल्तान को कैद किया था, तो किस किले में कैद किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है जयपुर के जयगढ़ किले में, बी है गोलकुंडा किले में, सी है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में और डी है बठिंडा के किला मुबारक में। ठीक है, तो कहाँ पे किया था, डी बठिंडा के किला मुबारक में किया था। जो ये रजिया सुल्तान थी ये प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। ये इन्होंने शासन किया था 1236 से 1240 ईस्वी में। ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी में। ठीक, और ये इल्तुतमिश जो था उसकी बेटी थी, गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। ठीक, अगला देखिए 54। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, दीवान कोही। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज तुगलक, सी है जलालुद्दीन खिलजी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान कोही। ठीक है, ये कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया था। अगला देखिए 55 नंबर। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व में घटी थी। जो बंगाल विभाजन से पूर्व में घटने वाली घटना कौन सी है। ऑप्शन पढ़िए, जलियांवाला बाग नरसंहार, बी है काकोरी कांड, सी है चौरी चौरा कांड, डी है चापकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चापकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ये कब हुआ था, 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में होता। ठीक, आगे देखिए 56। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश मतलब किस तिथि, यहाँ पे बताना कि कौन सी तिथि थी जो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। ठीक, ए है 14 जून 1921, बी है 6 अप्रैल 1919, सी है 2 फरवरी 1913 और डी है 8 मई 1920। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1919, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसी में रॉलेट एक्ट आया हुआ था, जिसे फेमस नाम दिया गया था। इसी को कहा जाता था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। ठीक है, 6 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के बाद हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, आगे देखिए
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी है भगत सिंह। तो माइकल ओडायर की हत्या की थी उधम सिंह ने की थी। ठीक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उधम सिंह। इसने कब किया था? 1940 में, 13 मार्च 1940 किया था। ठीक, कैक्सटन हॉल में किया था, लंदन में। आगे देखिए 58, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी उसमें शामिल कौन नहीं था? भगत सिंह, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है रामप्रसाद बिस्मिल, डी है रोशन सिंह। तो जो कौन थे? भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, बाकी राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह शामिल थे। अगला देखिए 59, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1917 में शुरू किया गया था। ठीक, 1917, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को एक साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो कब किया था? 15, ए है 1915, बी है 1918, सी है 1929, डी है 1921। तो कब किया था अहमदाबाद में सूती मिल जो सत्याग्रह था? ये 1918 में। ठीक है, 1918 में। ठीक, अगला देखिए 61, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से गुजरती है, 13 देश से होकर गुजरती है। ठीक, तो कौन सा एक देश है जो नहीं है? ए है गैबन, बी है थाईलैंड, सी है युगांडा, डी है इंडोनेशिया। ठीक है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? थाईलैंड से नहीं गुजरती है। ठीक, और कहाँ कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो यह है इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये थाईलैंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, थाईलैंड से नहीं गुजरती है। अगला देखिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है, भारत सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है, बाउंड्री, किसके साथ करता है? म्यांमार के साथ ये है, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है चीन। तो सबसे बड़ी सीमा जो भारत की वो किससे लगती है? बांग्लादेश से। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है। लगभग कितना है? 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की जो है बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। ठीक है, अगला देखिए 63 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? ए है चो ओयू, बी है मकालू, सी है लाहौत्से और डी है धौलागिरी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी जो शब्द है इसमें, धौलागिरी, गिरी से होता है पर्वत और धौला जो लिया गया धवल से लिया गया और धवल का मतलब होता है सफ़ेद। ठीक है, तो धौलागिरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, एक क्या दिया हुआ है 2010, 2000, 2006, 2003। तो ये कब किया गया था? 2003 में किया गया था। ठीक है, और पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 2002, जैव विविधता एक्ट जो है 2002 में। ठीक, उसी के बाद ये 2003 में बना था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक, और जैव विविधता एक्ट जो था वो 2002 में आया हुआ था। अगला देखिए 65, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। तो किस चीज़ का वन था जिससे वो विफलता में स्वीकार किए थे, जो नहीं लगा पाए थे, पुनर्जीवित नहीं कर पाए थे? ए है पलाश, बी है साल, सी है प्याल, डी है सागौन। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका साल। जो साल वृक्ष को लगाने में वो पुनर्जीवित करने में असफल हो गए थे। ठीक है, 1972 में। अगला देखिए नंबर 66, बेसल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक, ए है ओजोन परत, बी है वनों का जलना, सी है समुद्री जल का प्रदूषण, डी है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए
संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो ये दक्षिण कोरिया में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के किस शहर में है? इंचियोन शहर में है। ठीक, अगला देखिए, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है विलुप्त होने के कगार पे है? ठीक, तो कौन सा पादप है? यह है हेलियंथस एनुअस। ठीक है, हेलियंथस एनुअस, ये एक प्रकार का क्या है? सूरजमुखी का, इसे समानतम सूरजमुखी कहते हैं, जो सूरजमुखी का ही प्रकार है। ठीक है, अगला देखिए 69, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र, उत्तर पूर्वी भारत का जो ब्रह्मपुत्र है असम में, उसी पे स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? ठीक है, ट्यूलिप गार्डन ये है श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक, श्रीनगर, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे? उसमें भारत के राज्य सचिव थे, और जबकि चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे 1919 के दौरान। ठीक, अगला देखिए 72, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था? ठीक है, उद्देश्य संकल्प आंदोलन का जो प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया था? 72, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? ठीक है, तो संविधान संशोधन जो है वो कौन से भाग में दिया गया है? ये दिया गया है भाग 20 में। भाग 20 में। ठीक, भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद है? यह 368 368 अनुच्छेद में। ठीक है, अगला देखिए 74, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद सी। ठीक है, ये अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, ये नागरिकता से संबंधित संविधान, अनुच्छेद 5। और जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, यह है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। और डी है 43 जो है अनुच्छेद 43, किससे है? राज्य के सभी को काम देने के लिए कुटीर उद्योग की स्थापना। ठीक, और 40 अनुच्छेद 40 भी एक होता है, वह है राज्य पंचायतों का गठन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 ये होता है पंचायतों के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। ठीक, अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ए है अनुच्छेद 157, बी है अनुच्छेद 156, सी है अनुच्छेद 154 और डी है अनुच्छेद 150। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ठीक है, और 150 किससे है? संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है 150 में। 156 में क्या है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अपने पद को धारण करेगा। ठीक है, उतनी देर तक जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो राज्यपाल जो है अपने पद को धारण किए रहेगा। और 157 में क्या है? राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएँ हैं, शर्तें हैं, वो दिया गया है 157 में। ठीक, अगला देखिए 76, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित कौन है? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और भाग 6 क्या है? ये राज्यों से है, राज्य विषय है इसमें। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है, और भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति और संविधान और वाद विवाद से संबंधित है। ठीक, अगला देखिए 77, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं, आप कितनी भी बार जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ठीक, अगला देखिए 78, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के किसी महत्व के
निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो राज्य में जो है कुछ सदस्य को विधान परिषद में नामित करने के लिए शक्ति रखता है, वो है संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, जैसे राज्यसभा में कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है, वैसे राज्य विधान परिषद में राज्यपाल रखता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 80 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? ठीक है, तो ये किसमें शामिल है कि संसद जो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है संघ सूची के। तो अनुच्छेद है 80 ए दिया है, अनुच्छेद 246 बी दिया है, अनुच्छेद 352 सी दिया, अनुच्छेद 362 और डी दिया है अनुच्छेद 287। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए 246, अनुच्छेद 286। ठीक, अगला देखिए, इस साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तो किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अगला देखिए, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है ध्वनिक तरंग का पता लगाने के लिए? तो हाइड्रो इसमें जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रो का मतलब होता है जल। ठीक है, और फोन मतलब होता है ध्वनि या आवाज़। ठीक है, सुनना, तो हाइड्रोफोन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलोमीटर क्या होता है? उसमें विकिरण इससे मापा जाता है। एमीटर क्या होता है? धारा मापा जाता है। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर से किसी दूर स्थित जो प्रकाश पिंड है उसका टेम्परेचर नापा जाता है। जैसे सूर्य वगैरह का टेम्परेचर जो हम नापते हैं वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है हमें ढूंढना। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल का जल अंश नापा जाता है। ठीक, तो ये करेक्ट है। लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, नहीं, यही गलत है। लेक्टोमीटर क्या होता है? दूध का जो है घनत्व मापा जाता है, विशिष्ट घनत्व। एनीमोमीटर वायु की गति, सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप, ये भी सही है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, तरल का नहीं, जबकि ये दूध के लिए होता है लेक्टोमीटर। ठीक है, अगला देखिए 84, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? ठीक है, ऑप्शन ये है या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सही है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, सी क्या है? एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। यह हमेशा धनात्मक होता है, तो ये गलत है। डी वाला गलत है, यह हमेशा धनात्मक होता नहीं, क्योंकि हम पहले ऑप्शन में देख सकते हैं, अगर पहला सही है कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो सिर्फ धनात्मक का कोई बात नहीं होता है। दूरी जो होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है, बाकी ये जो विस्थापन है एक सदिश राशि है, ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी स्थान पर चल के उसी स्थान पर आ गए तो ये शून्य हो गया, और दिशा बताएंगे किस दिशा में है तो उस हिसाब से ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक तो हो ही सकता है, दूरी भी होती है एक प्रकार की। ठीक, तो धनात्मक कुछ दूरी आप अपने स्थान से गए तो विस्थापन हो गया, जहाँ आप खड़े हैं उसी को दूरी पे जाएंगे धनात्मक हो गया। ठीक, तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं हो सकता, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, 85 देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल का स्केल पर जो भापांक है यानी स्टीम पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना होता है? तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसका हिमांक क्या होता है? जो हिमांक क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे परमाणु आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु का जनक माना जाता है, ये है डाल्टन। डाल्टन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जेम्स चैडविक। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया लगने की किस अवस्था का होना आवश्यक है? ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है। ठीक, 88 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है। ठीक है, 88। ठीक, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब नमी होती है, ऑक्सीजन होता है, तो उस पर लोहे पे बुरा पदार्थ जम जाता है, बनने लगता है, जिससे लोहा का होता है वो क्षय होने लगता है यानी नष्ट होने लगता है। और यही जो बुरा पदार्थ होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक, जो वायु और नमी से क्रिया करके बनता है।
अगला देखिए अम्लराज, जैसे एक्रोजिया डैश का मिश्रण होता है, तो अम्लराज में क्या क्या होता है? अम्लराज में होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अनुपात क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो तीन में होता है, 3 रेशियो, एक रेशियो होता है जिसमें 3 भाग जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एक भाग जो होता है नाइट्रिक अम्ल का होता है, ठीक। और यह उत्कृष्ट धातुओं को भी जो है घुला देता है, जैसे सोना हो गया, चांदी होगा, प्लेटिनम होगा, उनको भी घोल देता है, ठीक है, इसमें घुल जाती हैं एक्वारिया में। अगला देखिए जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता है, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता क्या होती है? उबालने से भी निकल जाती है, लेकिन जो अस्थायी होता है वो उबालने से नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक मेथड और होता है जिसे जियोलाइट मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है? सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और जो कठोरता आती है किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होते हैं सल्फेट, क्लोरेट या नाइट्रेट जो होते हैं उसी के यौगिक बने होते हैं, जिससे जल में अस्थायी कठोरता आती है, ठीक। अगला देखिए 91 डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर क्या है? तो ठीक है, विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती जो होता है विटीकल्चर होता है, ठीक है। रेशम कीट जो होता है सेरीकल्चर होता है। मछलियाँ क्या होती हैं? मछलियों का पालन पिसीकल्चर होता है। सब्जियां, फूल, फल, ठीक। सब्जियों के लिए क्या होता है? ओलोरीकल्चर होता है। फलों के लिए होता है पोमोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी। और फूलों के लिए होता है फ्लोरीकल्चर। फलों एवं सब्जियों का अध्ययन क्या होता है? हार्टिकल्चर, ठीक। ये याद कर लीजिए। रेशम का होता है सेरीकल्चर, रेशम होता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर होता है रेशम, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। विटीकल्चर अंगूर के लिए होता है, ठीक। अगला देखिए 92 ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आप याद रख लीजिएगा, सेफ्रेनिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसे लाल रंग देने के लिए। अगला देखिए 93 मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? मैग्नीशियम किसका संगठन धातु है? तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में, ठीक है। डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है। डीएनए कहाँ संग्रहित होता है? ठीक है, हमें बताना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा नाभिक में, केंद्रक में जो होता है पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। या प्रोटीन के जो संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। और डीएनए जो है नाभिक के अलावा 2 जगह पाया जाता है, इसे याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में है, जिसे हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। 95 देखिए एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? तो ठीक है, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अगला देखिए प्राकृतिक चयन को वर्णित करने के सिद्धांत के रूप में योग्यतम उत्तरजीविता, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाक्यांश निम्न में से किसका कथन है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है, ठीक। अगला देखिए स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज, ठीक है, स्पंज आते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होते हैं? इनके शरीर पर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसे स्पंज कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए तिलचट्टों के शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है। जो तिलचट्टे होते हैं उनके शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है श्वास रंध्रों से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? ठीक है, आमाशय से कौन सा जो अम्ल निकलता है, ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बैटरी में यूज किया जाता है, ठीक। अगला देखिए 100 नंबर रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि रक्त के प्रवाह में अगर बुलबुला बन जाता है तो वो रक्त प्रवाह में बाधा पड़ता है, जो रक्त का प्रवाह होता है उसे सही से नहीं होने देता, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो डैश में मनाया जाता है। ये केरल में मनाया जाता है, लगभग 10 दिनों तक चलता है। ये फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर माह में लगभग मनाया जाता है, सितंबर माह में, ठीक। अगला देखिए, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख प्रतिपादक थी, ठीक है। तो ये किसकी थी? भरतनाट्यम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र का है, उड़ीसा का ओडिसी, ठीक। ये है, इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 102 का। अगला देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बहुत फेमस है, ये बांसुरी से है, ठीक। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये असम में, असम में। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसे असम में गमोछा भी कहते हैं, ठीक है, गमोछा, ठीक। अगला देखिए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम बताइए। तो यह है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इनको सबसे पहले संगीतकार के रूप में जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक। अगला देखिए, 107 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 2005 में स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अगला देखिए, हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। अगला देखिए, इंडियन सुपर लीग एक डैश चैंपियनशिप है। तो ये फुटबॉल का एक चैंपियनशिप है। 101 देखिए, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा कब जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1986 में, ठीक। अगला देखिए, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? 1936 में पृथक हुआ था। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं, ठीक है। तो ये भूटान के, ठीक। अगला देखिए, केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो क्या है? ए ऑप्शन है पालसेन तक्षण कला के लिए, बी है बौद्ध स्तूप के लिए, सी है विष्णु मंदिर के लिए, डी है सूफी दरगाह के लिए, ठीक है। तो केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चंपारण में स्थित है, क्या है? बौद्ध स्थल है, ठीक है। तो किसके लिए है? बौद्ध स्तूपा के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 113 का, ठीक है। झारखंड 114 देखिए, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? ए है शिबू सोरेन, बी है शैलेंद्र महतो, सी है विक्टर दास और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा? विक्टर दास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्टर दास, ठीक। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पटना उच्च न्यायालय, तो ये क्या है? 1916 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये है डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया, ठीक है, 2023 के प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से। अगला देखिए, 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विस्पर ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्तिकी गोजाल्वेस, ठीक है। कार्तिकी गोजाल्वेस हैं द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता, ठीक है। अगला देखिए, 118, हाल ही में किस राज्य ने पथश्री रास्ता श्री योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन का संबंध है। तो आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? ये चंद्रमा से संबंध है, ठीक है, इसका चंद्रमा से आर्टेमिस मिशन 2, ठीक। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को
मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो ये कौन से 2 देश हैं? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 तक भारत जो है मलेरिया मुक्त हो जाएगा। ठीक, 2027, ठीक है। और पोलियो क्या है? 2014 में जो है भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, 2014 में। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।